दोस्तों, भारत और चीन के बीच जो है 5 साल के गैप के बाद डायरेक्ट जो है फ्लाइट सेवाएं फिर से शुरू हो गई। 2 अक्टूबर को ये सेवाएं शुरू हुई, लेकिन यह केवल उड़ान की बात नहीं है दोस्तों। यह दोनों देशों के ट्रेड, टूरिज्म और लोगों के रिश्तों को जोड़ने के लिए भारत में व्यापार चीन से गाहे बगाहे होते रहे। आप सभी को पता है कि दोनों देशों के बीच जो फ्लाइट सेवाएं थी वह अन्य देशों से होकर के आ रही। डायरेक्ट फ्लाइट सेवाएं जो है कोविड के स्टार्ट होने के साथ, यानी कि जनवरी 2020 के बाद से लगभग बंद हो गई। डोकलाम जब विवाद हुआ था उसके बाद तो पूरी तरीके से ठप हो गई थी, और ये 1962 जो भारत चीन संबंध के सबसे बुरे दौर थे उसके आसपास ये देखा जा रहा था। तो दोस्तों, 4 से 5 घंटे की यात्रा जो 10 से 14 घंटे में बदल गई थी, अब उसको जो है आसानी से फिर से रिवाइव किया जाएगा। यह एक बड़ा कदम है। 4-5 घंटे की जो यात्रा है वह अब 4-5 घंटे में ही होगी, और भारतीयों और चीनियों के जो लगभग 3,40,000 2019 में जो लास्ट टूरिज्म का डेटा है, भारत में 3,40,000 टूरिस्ट आए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अवेयर इंडिया पे, और जिसमें हम बात करेंगे आज भारत चीन संबंधों को फिर से क्या बहाल किया जा सकता है। और ये जो फ्लाइट सेवाएं शुरू हुई हैं, एयर इंडिया, इंडिगो और चीन की कई जो है जो एविएशन इंडस्ट्री हैं वह इसमें कारगर हो गई। हालांकि चीन का दबदबा पहले ही था। इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस हवाई सेवाओं के शुरू होने से टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी को बम्पर फायदा होगा। दूसरा क्या होगा, उस पर हम बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि रिकनेक्टिंग पीपल एंड इंडस्ट्रीज, आंकड़ों और अन्य तथ्यों के साथ हम लोग यहां पर बात करेंगे स्ट्रेटेजिकल एंगल। अभी भी भारत और चीन के संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, तो ये क्या कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस की बात करेगा, इस पर बात करेंगे हम। साथ ही बात करेंगे एविएशन मार्केट, अब क्या भारत चीन संबंधों का नया गेम बदलेगा। और बात करेंगे कुछ रिकमेंडेशंस जो पॉलिसी मेकर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, और एविएशन सेक्टर के साथ साथ जो है हम देखेंगे एक बिग पिक्चर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक एक पॉइंट पर और बात करते हैं क्या टूरिज्म और जो हालिया जो है हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म का जो नुकसान हो रहा था चीन की वजह से, तो उसमें कितना फायदा होगा। आइए एक पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। यहां पर हम देखेंगे भारत चीन संबंधों में, जब इससे पहले दोस्तों हमारा एक वीडियो आया है जोहो की चीन में एंट्री, उस पर हम बात किए हैं डिटेल में, लगभग 25 से 30 मिनट की वीडियो है। आप उसको जरूर देखिएगा और बताइएगा कैसा हमारा कंटेंट लगा, और इस वीडियो के बाद आप कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है वह किस टॉपिक पर आपको चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो है फ्लाइट के बारे में बात करेंगे। अगर फ्लाइट सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं, तो फ्लाइट जो रिज्यूम हुआ है उससे भारत के बीच जो है क्या क्या चीजें होंगी। जैसे चीन दुनिया का सबसे बड़ा आउटबाउंड मार्केट है। आउटबाउंड मतलब कि यानी कि इसमें बाहरी लोग, व्यापार से लेके अन्य चीजें जो है आउटबाउंड मार्केट के रूप में सबसे बड़ा जाना जाता है। ठीक है ना। 5 साल बाद डायरेक्ट फ्लाइट सेवाएं शुरू हो रही हैं। यह सिर्फ ट्रेवल नहीं बल्कि ट्रेड और रिलेशनशिप ऑप्टिमाइजेशन का टूल है। ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे जैसे कि 3.4 लाख चीनी यात्री जो है 2019 में लास्ट टाइम आई थे, और भारत का जो मैक्सिमम टूरिज्म का डेटा है ना वह उसी साल पाया गया था। उसके बाद से टूरिज्म, चूंकि कोविड की वजह से भी और देशों के लोग भी भारत में नहीं आ रहे हैं, भारत की जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है, हॉट स्पॉट हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो फ्लाइट जो सेवाएं हैं उनमें जो है जो आते हैं यहाँ यात्री चीनी, 3.4 लाख चीनी जो आए थे वो हाईएस्ट पर कैपिटा स्पेंडर भी होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा खर्च करने वाले। यानी कि किसी भी देश के लोग यहां पर जब भारत में आते हैं तो पर कैपिटा स्पेंडर जो है वह सबसे ज्यादा, यानी कि प्रति व्यक्ति जो है वह कितना खर्चा करते हैं भारत में आके, उसमें जो है चीन का पहला स्थान है, जान लीजिए। अगर हम टूरिज्म की बात करें तो 15 से 20% का ग्रोथ जो है बताया जा रहा है। साथ ही जो है हमारे हॉट स्पॉट जो है वो हॉट स्पॉट जो है हमारे कौन कौन से हैं जो टूरिस्ट आते हैं चीन से, वो कहां कहां जाते हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो है बोध गया, जो हमारा बुद्धिस्ट सर्किट है उसमें बोध गया, सारनाथ
और उसके अलावा ताजमहल, 3 उनके हॉट स्पॉट हैं। वहां पर जो है और भी क्राउड बढ़ेगा, ठीक है ना। और इनबाउंड टूरिज्म जो होता है उसमें जो है भारत में जो पीक हुआ था 11.5 मिलियन जो है 2019 में, उसमें सबसे ज्यादा आप देखोगे चीन के जो लोग थे या चीनी लोग यात्री थे वह 3.4 लोग थे, 4 लाख लोग थे। बॉर्डर टेंशन अभी भी मौजूद है, लेकिन फ्लाइट से इकोनॉमिक और पीपल टू पीपल लिंक्स जो है दोबारा एक्टिव होंगे। सिंबल्स ऑफ कॉम्पिटेटिव को एग्जिस्टेंस नॉट फ्रेंडशिप। अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ अमेरिका के दबाव से और संघाई सहयोग संगठन में कुछ ऐसे फैसले लिए गए भारत, चीन और रूस द्वारा, जो अपने दुश्मनी छोड़ करके व्यापार और अन्य चीजों पर हम म्यूचुअल कोऑपरेशन करें। जैसे जोहो को जो है बहुत बड़ी एंट्री मिली है, इससे पहले की वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग। तो ये शरीर जो है ये जरूर आप देखिएगा और हम जो है इसका इतिहास समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसके महत्व को समझने के लिए हम जो है 2020 में वापस हमें जाना होगा। 2020 की शुरुआत में ही, ठीक है ना, कोविड-19 के कारण जो है यह फ्लाइट सेवाएं निलंबित की गई थी, यानी कि पहला डेट हमें याद रखना है 2020। वहीं 15 जून 2020 को गलवान घाटी में जो हिंसक रूप लिया और उसमें दोनों तरफ के सैनिक हताहत हुए और 1962 के बाद जो है 45 वर्षों बाद पहली बार चीन और भारत के लोग दोनों तरफ ही हताहत हुए थे। तो ये एक बड़ी दुर्घटना थी और इस घटना ने दोनों देशों के संबंध जो है 1962 भारत चीन युद्ध के संबंध के आसपास ला दिया था, जो कि सबसे निचले स्तर तक है 1962 के बाद। हाई लेवल मीटिंग की टाइमलाइन जो गठित की गई इस पूरी सेवा के लिए, ऐसे ही नहीं ये सेवाएं शुरू हुई हैं। इससे पहले मैं एक टाइमलाइन बताऊंगा जिसमें जो है आप देखोगे कि ये जो है टाइमलाइन जो है 2024-25 में एक स्ट्रेटजिक तरीके से ये किया जा रहा था। चीन पर जैसे ही अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, कुछ उन प्रतिबंधों के देख के और ये भारत पर भी लगने वाला, ये सारी चीजें जो है पहले आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचना और ये करना। तो जनवरी 2025 में, उससे पहले 2024 में ये हाई लेवल मीटिंग्स की बातें हुई थी ऑन फोन, और 2024 में आप देखोगे 25 में जनवरी में भारत के विदेश सचिव जो है विक्रम मिस्त्री, जनवरी 2025 में विक्रम मिस्त्री और वहां जाते हैं, कहां जाते हैं ये जो है चीन जाते हैं। चीन में वह अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं और कुछ बातों पे सहमति होती है। अगस्त 2025 में हम देखते हैं कि चीन के विदेश मंत्री जो है वह जो वांग यी है, वांग यी नाम है उनका, वांग यी जो है ये जून 2025 में वांग यी वो आते हैं। भारत के जो हमारे एविएशन मिनिस्ट्री है, जो वहां के एविएशन मिनिस्ट्री है वांग यी, और हमारे जो है विदेश मंत्री जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, और यहाँ के जो हमारे एस जयशंकर, इन दोनों ने मिलकर के कुछ घोषणाएं लगभग कर दी थी। उसको पूरा जो है असली जामा पहनाया गया था। भारत के जो हमारे एविएशन मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, उनमें उन लोगों ने मिलकर के ये फाइनल जो है जामा पहनाया। लेकिन इससे पहले एसीओ की मीटिंग होती है अगस्त सितंबर में, और एसीओ की मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है। और उसके बाद जो सिविल एविएशन मंत्री हैं हमारे यहाँ के राम मोहन नाइक और जो सांग झियांग और के मोहन नाइक, इन दोनों ने मिलकर के एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है और 26 अक्टूबर से यह अनाउंस कर दिया जाता है कि भारत और चीन के बीच जो है यह हवाई यात्रा जो है पूरी तरीके से शुरू होगी। तो आइए बात कर लेते हैं टूरिज्म के अलावा जो रिकनेक्टिंग पीपल और इंडस्ट्रीज है उस पर। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की हमने जैसे बात की थी, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की, तो इसमें 2019 से लगभग 3 लाख चीनी हमने बताया था। चाइनीज टूरिज्म हाईएस्ट पर कैपिटा स्पेंडर होते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट से ट्रेवल कॉस्ट जो है 15 से 20% जो है कम होगी और ट्रेवल टाइम जो है 4 से 6 घंटे हो जाएंगे। साथ ही जो है IATO फोरकास्ट है कि 20 से 25% टूरिज्म ग्रोथ होगी। और बौद्ध सर्किट, ताजमहल और साउथ इंडिया जो है कल्चरल साइट हैं इनके, खास करके चीनी लोग यहीं इन साइट पर जो है इनका हॉट स्पॉट बोला जाता है वो यहाँ पर है। हम देखेंगे अगर कनेक्टिंग पीपुल के लिए, यानी कि लोगों को स्टूडेंट्स और ह्यूमन कनेक्ट्स को लेकर के, तो हजारों इंडियन स्टूडेंट्स जो है चाइना के मेडिकल कॉलेज में फंसे हुए थे और आने जाने में उनका खर्चा जो है
वह बहुत ज़्यादा हो जाता था, टाइम ज़्यादा लगता था और खर्च भी ज़्यादा होता था, ठीक है ना। तो उनके लिए जो है ये एक राहत की सांस होगी। जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, फार्मा है, टाई अप जो होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, वो बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है ना। फ्लाइट्स कैंपस लौटने और पढ़ाई नॉर्मलाइज करने का मौका मिलेगा। एकेडमिक और कल्चरल एक्सचेंज होंगे। ह्यूमन कैपिटल फ्लो आगे बढ़ेगा। जो असली लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वैल्यू जो है वही क्रिएट करता है। इसमें पीपल टू पीपल कनेक्ट में वृद्धि होगी। और ऐसे बोला जाता है ना कि सामान तो आ रहे थे अन्य रूट से, लेकिन लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। यानी कि हम देखते हैं कि चीनी सामान को ना तो हम रोक पाए, इतना बहिष्कार करने पर भारत में चीनी सामानों की जो है इतनी बड़ी मात्रा में, अब वो चाहे डायरेक्ट रूट से आता हो चाहे इनडायरेक्ट रूट से आता हो, बहुत बड़ी मतलब कि डंप किया जाता है। लेकिन हमारे व्यक्तियों की आवाजाही जो है वह रुक चुकी थी। तो इस पर हम लोग लास्ट में एक बिग पिक्चर देखेंगे कि क्या जो है पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में क्या होना चाहिए। जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है, स्ट्रेटेजिकल एंगल को भी हम देखेंगे कि ये जो सेवाएं शुरू की गई हैं ये क्या मजबूरी है या भारत चीन एक दूसरे के अच्छे दोस्त फिर से बनने जा रहे हैं। जो चिंडिया का कॉन्सेप्ट हमने बताया था लास्ट वीडियो में, जोहो वाले वीडियो में मैंने बताया था कि चीन और इंडिया जो है अगर एक साथ मिलकर के काम करें तो ये अमेरिका को जवाब दे सकते हैं। जो इस समय अमेरिका की दादागिरी है, ट्रेड जो वार चल रहा है, उसमें एक नया अध्याय लिखा जा सकता है अगर दोनों साथ हों तो। लेकिन चीन का जो रवैया रहा है वह जो है कुछ सटीक नहीं रहा है। इसलिए हम देखेंगे बिजनेस और प्रोफेशनल्स की बात करें तो ये जो है एसएमई जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, आईटी, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्ट एक्सेस होगा चाइना मार्केट का, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है और भारत के लिए अब ओपन रहेगा या नहीं रहेगा उस पर आगे बात की जाएगी। लेकिन अगर ये प्रोफेशनल आने जाने लगेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आसान होगा मीटिंग्स, क्लाइंट्स, विजिट्स, कोलैबोरेशन, पीपल टू पीपल एक्सचेंज आसान होगा। गुड्स हमेशा चलते रहे बट लोग जो है और आइडियाज अटक गए थे, अब इनमें भी फायदा देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं स्ट्रेटजिकल एंगल की, तो इसमें जो है फ्लाइट्स टैक्टिकल स्टेप हो सकता है। ये टैक्टिकल स्टेप है ही, ये पूरी तरीके से भारत चीन संबंधों का रिवाइवल नहीं है, नहीं किसी भी प्रकार का अभी ऑफिशियल जो है इस तरीके का डेटा नहीं आया है। परमानेंट ट्रस्ट बिल्डिंग में बहुत समय लगेगा। अभी भी आप देखते हो कि लगभग 60,000 से अधिक दोनों तरफ जो है बॉर्डर पर सेनाएं लगी हुई हैं। बॉर्डर पर अभी भी 60,000 ट्रूप्स दोनों तरफ हैं। इश्यूज जो है इकोनॉमिक करेक्शन, कोर्सिजन, चाइना पाकिस्तान टाई, ये बड़ी समस्या है। इंडिया ओशन टेंशन जो है ये भारत और चीन दोनों के लिए बहुत समस्या का कारण है। और चीन जो हमेशा अग्रेशन में रहता है और भारत को वह कभी भी आगे आने नहीं देगा। यानी कि एक प्रैग्मेटिक एडजस्टमेंट बोला जा सकता है इसको। बॉर्डर इश्यूज अभी भी रहेंगे, मैनेज कंपटीशन इसको बोला जा सकता है। ट्रस्ट कम है लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण ऑप्शन हमेशा ओपन होने चाहिए। यह हमारा या किसी भी देश का ये कॉम्पिटिटिव सोच भी होना चाहिए। तो यहां पर इसको क्या कहा जा सकता है कि मैनेज्ड कंपटीशन, या हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस की बात यहां पर की जा सकती है। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि एविएशन मार्केट और कंपटीशन जो है क्या होगा 2019 में। मार्केट डोमिनेटेड बाय चाइनीज स्टेट। चाइनीज स्टेट ओन कैरियर जो है, यानी कि जो एविएशन इंडस्ट्री है चाइना की, वह लाभ में रहा करती थी। अब इंडियन स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं क्योंकि भारत के पास जो है इंडियन एयरलाइंस जो टाटा के पास है वो बहुत ज़्यादा इच्छुक है इसमें काम करने के लिए। और इंडिगो अब इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है। न्यू फ्लाइट्स फ्रॉम मार्केट शेयर ये यहां पर देखने को मिलेंगे। और बोनस ट्विस्ट इसमें एक ये है कि बीजिंग की एक बड़ी कोमैक C919 जो है पैसेंजर जेट जो है वह इंडिया को बेचने के लिए भी तैयार है। तो इस तरीके से कुछ कोऑपरेशन, कुछ चीजें जो है दोनों तरफ फायदा होगा। हालांकि चीन का डोमिनेंस जो है वह हमारे एविएशन इंडस्ट्री में लगातार रहा है और आगे भी रह सकता है। अगर हम बात करें कि बिग पिक्चर की, जैसे कि हम बिग पिक्चर की अगर बात करते हैं, रिकमेंडेशंस की बात करते हैं, तो एविएशन इंडस्ट्री गेम बदलेगा नहीं बदलेगा, लेकिन हमारे पॉलिसी मेकर्स को इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। पॉलिसी मेकर्स जो है वो क्या करने चाहिए, इक्वल मार्केट एक्सेस करने का मौका मिले दोनों ही दो तरफ से। मल्टी सिटीज रूट्स जो है वो डेवलप किए जाएं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई, जो कि बहुत जरूरी है। यही नहीं कि केवल दिल्ली से ही फ्लाइट सेवाएं हों। तो पॉलिसी मेकर्स को ये चाहिए कि मल्टी सिटीज जो है वह जो है फ्लाइट सेवाएं शुरू की जाए। जहां पर डिमांड है
वहां पर जरूर सेवाएं शुरू की जाए। साथ ही जो है बिजनेसेस के लिए रिलेशनशिप रीबिल्डिंग करना, हाई वैल्यू सेक्टर्स फोकस करें, जैसे कि टेक है, फार्मा है, फाइनेंस है। एडॉप्ट चाइना प्लस डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है ना। चाइना को अडॉप्ट करने के अलावा हमारे पास जो है और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि चाइनीज जो टेक है वह बहुत ही ज़्यादा आगे है, बहुत ही ज़्यादा जो है फ्यूचर इन में हमसे आगे जा सकता है। इससे हमें कई चीज़ों में बचना भी होगा, जैसे कि चाइनीज़ जो कंपनियां हैं वह यहाँ पर अगर एक्विजिशन करती हैं या हमारे यहाँ टैलेंट को ड्रेन करते हैं, हालांकि वहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है, और भारत में जो ड्रेन का सिस्टम है वह यूएस वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा है, ब्रेन ड्रेन जैसे की बात करते हैं। तो चाइना के पास वैसे ही स्किल्ड पीपल की कमी नहीं है, तो भारत में जो है ये डेवलपमेंट आगे देखने को मिल सकता है, इससे सतर्क रहना होगा। एविएशन इंडस्ट्री को हम बोलते हैं कि थर्ड कंट्रीज हब्स जो है दुबई है, सिंगापुर है, वह जो है इसमें क्या कर सकता है, कॉम्पीट कर सकता है। टूरिज्म पैकेजेस बनाए, कार्गो सेक्टर्स को एक्सपेंड करें, और इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो इंडस्ट्री को भी आगे हमें बढ़ाना चाहिए। तो ये जो है पॉलिसी मेकर, बिजनेसेस और एविएशंस के लिए कुछ जो है बिग पिक्चर देखने का एक समय है। आगे हम देखेंगे कि इसके महत्व को हमें कमतर आंकना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं क्या क्या होता है, और आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि इन फ्लाइट सेवाओं के शुरू होने से क्या क्या और फायदे हो सकते हैं भारत को, और भारत और चीन के बीच संबंध जो अभी हैं क्या वो अच्छे हो सकते हैं, और क्या करना चाहिए हमें भारत और चीन के साथ जो है कल्चरल रिलेशंस कैसे डेवलप करें। स्पेशली आप देखते हैं कि बुद्धिस्ट सर्किट को लेकर के या बुद्धिज्म को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, मेडिकल्स को लेकर के, फार्मा इंडस्ट्री को लेकर के, और जो एसएमईज है ना, स्मॉल और मीडियम सेक्टर्स, उनको लेकर के क्या क्या और गवर्नमेंट जो है प्रयास कर सकती है। तो ये रही पूरी जानकारी। मैं धनंजय सिंह आप सभी से विदा लेता हूं, और मिलते हैं आगे। आप लोग हमसे बात करिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में जो भी आप कमेंट करेंगे उसका जवाब मैं अवश्य दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।